हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस को हिंदी में कहा जाता है परीक्षण क्रॉस, पर ज़्यादा यूज होने वाला कॉमनली हम बोलते हैं इसे टेस्ट क्रॉस। क्या है टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड आउट जीनोटाइप। किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? इट इज ए क्रॉस यूज टू फाइंड आउट जीनोटाइप, जीन प्रारूप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। याद रखिएगा, जो प्रभावी गुण होता है इसके जीनोटाइप का पता लगाने के लिए कौन सा क्रॉस किया जाता है? टेस्ट क्रॉस। हम पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है। F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में करा दिया जाता है। F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ में करा दिया जाता है, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। पर इस टेस्ट क्रॉस का यूज किस लिए होता है? इसका यूज होता है, ध्यान रखिएगा, डोमिनेंट ट्रेट के जीनोटाइप का पता करने के लिए। ट्रेट याद रखिएगा, कौन सा ट्रेट होता है? डोमिनेंट ट्रेट। कि ये होमोजाइगस है या ये हेटेरोजाइगस है, ये समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा क्रॉस किया जाता है? टेस्ट क्रॉस। तो ध्यान रखिएगा, डोमिनेंट ट्रेट के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए कौन सा क्रॉस किया जाता है? टेस्ट क्रॉस। यूजफुल क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस। मैंने आपको समझाया था ट्रेट के बारे में, गुण के बारे में। एक ट्रेट कौन सा ट्रेट होता है? डोमिनेंट ट्रेट यानी कि प्रभावी गुण, और एक होता है रिसेसिव ट्रेट यानी कि अप्रभावी गुण। तो ट्रेट दो हमने जो पढ़े थे, डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है? किस कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है? मैंने आपको कहा था प्योर कंडीशन में भी और हाइब्रिड कंडीशन में भी। लास्ट वीडियो में आपने देखा था टीटी प्योर कंडीशन। प्योर का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस, दोनों जीन सेम है। ये क्या है? प्योर है, शुद्ध है, समयुग्मजी है। तो प्रभावी लक्षण किस अवस्था में दिखाई देता है? समयुग्मजी अवस्था में भी और संकर या विषम युग्मजी अवस्था में भी दिखाई देता है। तो डोमिनेंट ट्रेट जो होता है उसका जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल टी भी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिएगा, रिसेसिव ट्रेट अप्रभावी गुण। बताइए किस कंडीशन के अंदर रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर होता है? ओनली होमोजाइगस कंडीशन में, समयुग्मजी अवस्था में, शुद्ध अवस्था जो होती है या होमोजाइगस समयुग्मजी अवस्था के अंदर, शुद्ध के अंदर, तभी रिसेसिव ट्रेट दिखाई देता है। अब ध्यान देना, टेस्ट क्रॉस किसके साथ में कराया जाता है? डोमिनेंट ट्रेट का जीनोटाइप कैसा हो सकता है? या तो कैपिटल टी यानी कि या तो प्योर हो सकता है या हाइब्रिड हो सकता है। रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव हमेशा कैसा होता है? होमोजाइगस होता है यानी कि प्योर होता है। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर देखिएगा क्या होता है। टेस्ट क्रॉस के अंदर इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं? टेस्ट क्रॉस में हम F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ में कराते हैं? रिसेसिव पेरेंट के साथ में कराते हैं। F1 जनरेशन का क्रॉस हम किसके साथ में कराते हैं? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में। F1 पीढ़ी का क्रॉस हम किसके साथ में कराते हैं? अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है। और क्यों कराया जाता है? ताकि प्रभावी गुण के जीनोटाइप का पता लगाया जा सके। अब आपको मालूम है F1 पीढ़ी क्या होती है? हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि ये जो पीढ़ी थी, ये पीढ़ी कौन सी थी? F1 पीढ़ी। ये F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ में करा रहे हम? अप्रभावी जनक
एक जनक प्रभावी होता है, अप्रभावी को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है रिसेसिव पेरेंट को। इसके साथ में इसका क्रॉस करा दिया जाता है, ये क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस। और आपको मालूम है कि इसका क्रॉस कराएंगे तो पहले बनाएंगे गैमेट, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर हेट्रोजाइगस है, और कितना है हेट्रोजाइगस पेयर, ओनली 1 है, तो कितने गैमेट बनेंगे, 2 की पावर 1, यानी कि 2 गैमेट्स बन गए। ये इसमें ओनली 1 गैमेट बनेगा, क्योंकि कोई भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है। तो 2 की पावर 0 यानी कि 1, ओनली कितना गैमेट बनेगा, 1 गैमेट बनेगा। आप इसका क्रॉस कराएंगे, टी का क्रॉस टी के साथ में क्या हो गया भाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये कैसा प्लांट हो गया, टॉल। ये कैसा प्लांट हो गया, ड्वार्फ। कितने परसेंट टॉल हो गए, 50%। कितने परसेंट ड्वार्फ हो गए, 50%। रेशियो क्या आ गया, 1:1। फिनोटाइप भी यही है और जीनोटाइप भी यही है। मतलब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या आ रहे हैं, 1:1। अब आप मुझे पूछोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये डोमिनेंट ट्रेट का जीनोटाइप कैसे पता लगा भाई, इसके अंदर डोमिनेंट ट्रेट का। तो मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट ट्रेट या तो ये होगा या डोमिनेंट ट्रेट ये होगा। अगर डोमिनेंट ट्रेट ये है तो रेशियो क्या आता है, 1:1। अगर डोमिनेंट ट्रेट ये है कैपिटल टी, इसका अगर हम क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में कराएंगे तो सारे प्लांट्स, ये कैपिटल टी हो गया, इसका गैमेट क्या बना, कैपिटल टी, इसका गैमेट क्या बना, स्मॉल टी। क्रॉस कराएंगे, कैसा बनेगा बेटा, क्लियर है वैसे भी आपको, कैपिटल टी, स्मॉल टी। मतलब यहाँ पर टीटी का क्रॉस हम किसके साथ में करा रहे हैं, टीटी के साथ में करा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में करा रहे हैं। तो ऑल प्लांट्स कैसे होंगे बेटा, टॉल। अगर सारे प्लांट्स टॉल है, इसका मतलब जीनोटाइप क्या है डोमिनेंट ट्रेट का, कैपिटल टी। अगर डोमिनेंट ट्रेट हाइब्रिड है तो जीनोटाइप क्या आता है, 1:1। तो याद रखिएगा टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो क्या होते हैं, 1:1। हर टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस होता है, पर हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता है। क्या होता है बैक क्रॉस, आगे हम बात करते हैं बैक क्रॉस की। तो बैक क्रॉस, हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? वी आर फाइन, तुम लोग कैसे हो? हम लोग अच्छे हैं। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। यार मेरे को भी पीएटी की कोचिंग करनी है, पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ। अरे तुम्हें नहीं पता है, सीहोर में मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ जयसवाल कोचिंग है। जयसवाल कोचिंग विगत 21 वर्षों से निरंतर सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे रही है। बट मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ। अरे जयसवाल कोचिंग में इंग्लिश मीडियम के लिए भी एक अलग सेपरेट बैच है, और पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। So let's join JCI. क्रॉस में क्या है बैक क्रॉस, इट इज ए क्रॉस ऑफ इंडिविजुअल, F1 इंडिविजुअल विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब F1 जनरेशन जो है इसका क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ में करा दिया जाए, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, उस क्रॉस को कहा जाता है बैक क्रॉस। पश्च संकरण हिंदी में यूज करते हैं। तो F1 जनरेशन का क्रॉस यानी कि कैपिटल टी का क्रॉस डोमिनेंट से करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी यानी F1 जनरेशन का डोमिनेंट से करा दो या F1 जनरेशन का रिसेसिव से करा दो। ये क्रॉस कौन सा है, बैक क्रॉस।
अगर इसका डोमिनेट के साथ में करा दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, आउटक्रॉस। और अगर इसका रिसेसिव के साथ कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। और हर टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस है, पर हर बैक क्रॉस एक टेस्ट क्रॉस नहीं है। ये रिसेसिव के साथ में करा दिया तो टेस्ट क्रॉस, डोमिनेट के साथ में करा दिया तो आउट क्रॉस। बात आ गई समझ में। तो हमने देखा था टेस्ट क्रॉस में किसका क्रॉस कराया गया, F1 पीढ़ी का क्रॉस। F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ में कराया गया है, समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ में कराया गया है। और इसका फिनोटाइप रेशियो या लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आता है, मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया था, 1:1, 1:1, ओनली फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिर्फ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के लिए फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 1:1। और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आता है, 1:1, 50% टॉल 50% ड्वार्फ। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट बात मैं कर रही हूँ आउट क्रॉस की। क्या होता है आउट क्रॉस में, F1 पीढ़ी जो है इसका क्रॉस किसके साथ में करा दिया जाता है, इसका क्रॉस समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो सारे कैसे होंगे, सारे प्रभावी होंगे। सारे प्रभावी होंगे इसका मतलब जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस डोमिनेट है, मतलब डोमिनेट टाइप में कैसा है, होमोजाइगस है, शुद्ध है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या निकलता है, 1:1। तो ये बात आपकी समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बैक क्रॉस की। नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं। हमने अभी तक देखा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिससे हमने 2 लॉ को समझा दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसके हमने एक्सेप्शन देख लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जो लास्ट लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको प्रूव करने के लिए मेंडल ने कौन सा क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, और इसकी स्टडी करने के लिए मेंडल ने कौन सा क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स में कितने कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, 2 कैरेक्टर एट ए टाइम। याद रखिएगा, जब भी जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं अगर ये बेसिक चीजें आपको समझ में आती जाती है। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। 3 अप्रोच जो है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लगती है। क्या है वो अप्रोच, सबसे पहले तो आपको जीनोटाइप पता करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको पता करना है। सेकंड चीज आपको आने चाहिए, गैमेट्स कितने प्रकार के बनेंगे, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, जिसका फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n। n का मतलब क्या है, हाइब्रिड कितने संकर है, या नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। n का मतलब क्या हो जाता है, याद रखिएगा, विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। और थर्ड चीज हमें उसमें क्रॉस कराकर, कोई सा भी न्यूमेरिकल पूछे तो क्रॉस कराकर देख लेना है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने जीनोटाइप सही बना दिया है तो आधा क्वेश्चन वहीं पर सही हो गया आपका। गैमेट्स सही बता दिया आपने, फिर क्रॉस आप अभी तक आसानी से समझ चुके होंगे। क्रॉस कराने का मेथड आपको और बता दूंगी। 2n फॉर्मूला याद रखिएगा, n का मतलब है हाइब्रिड, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, और कब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 2 जीन ले लिए, 1 जीन ले लिया A, 1 जीन ले लिया B, ठीक है।
प्योर डोमिनेंट कंडीशन है क्योंकि दोनों किस में लिखे हैं, कैपिटल में, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो प्योर डोमिनेंट कंडीशन है। इसका जीनोटाइप जीन किस में लिखे जाते हैं, पेयर में ए ए बी बी। तो बताइए क्या गैमेट बनेगा। यहाँ पर आपको हाइब्रिड दिखाई दे रहा है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, कोई हाइब्रिड नहीं है, मतलब कोई हाइब्रिड नहीं है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब कितना गैमेट बनेगा, 1। और गैमेट में हर जीन का आना जरूरी है, तो कंडीशन क्या हो गई, ए बी। अब मैंने जीनोटाइप को थोड़ा सा चेंज किया, ए ए बी बी। ध्यान दीजिए बेटा, क्या बनाया, ए ए बी बी। अब आप देखिए इसमें हेटेरोजाइगस पेयर कितना है, ओनली 1, तो क्या लगा 2 की पावर 1। कितने गैमेट बनेंगे, 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2। कौन से गैमेट बनेंगे, गैमेट में ए बी, ए बी। आ गई बात समझ में। अब देखिएगा ए बी बी, हेटेरोजाइगस पेयर कितना हो गया, 1। हेटेरोजाइगस पेयर 1 हो गया, कितने गैमेट बनेंगे, 2। कौन कौन से बन गए, ए बी, ए बी। अब कंडीशन को लिया मैंने, ए ए बी बी। फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 की पावर n। हाइब्रिड देखिएगा कितने हैं इसके अंदर, 2, 2 की पावर 2। कितने गैमेट बनेंगे, 4। कौन कौन से बनेंगे, ए बी, ए बी, ए बी और ए बी। गैमेट में हर जीन का आना जरूरी होता है। तो कितने प्रकार के गैमेट बन गए, 4 प्रकार के। और लीजिए ए ए बी बी सी सी, कितने हैं हेटेरोजाइगस पेयर, 1 2 3, 2 की पावर 3। कितने गैमेट बनेंगे, 8 गैमेट। आप कॉलेज में जाइए, अभी वैसे एम्स के अंदर पूछा जाता है, इसमें सीएटी एग्जाम में तो कम पूछा जाता है, पर फिर भी गैमेट आप बना सकते हो। इसके फोर्थ लाइन मेथड से बहुत इजीली बन जाते हैं। कैसे बन जाएंगे, ए ए बी 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 बी, कैपिटल सी 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 सी, ए बी सी, ए बी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकालने का नहीं आएगा, इतना टाइम नहीं रहता है। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कितने टाइप के गैमेट बनेगा, 8। और ये 8 तरह के गैमेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप आसानी से गैमेट निकाल सकते हैं। कितने प्रकार के बनेंगे पूछ लिया, ए ए बी बी सी सी, कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के। सिर्फ आपको देखना है कि हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं, उतने ही प्रकार के गैमेट बनेंगे। अब आगे हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने कौन सा करेक्टर चूज किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने पी प्लांट के 2 करेक्टर चूज किए थे। फर्स्ट करेक्टर था कलर ऑफ सीड। फर्स्ट करेक्टर कौन सा था, कलर ऑफ सीड। ध्यान दीजिए कौन सा डोमिनेंट था सीड का, येलो। और रिसेसिव कौन सा था, ग्रीन। सेकंड कौन सा लिया था उसने, शेप ऑफ सीड, डोमिनेंट शेप में कौन सा था,
राउंड एंड रिंकल्ड। तो बीज का रंग कौन सा लिया था उसने, प्रभावी लक्षण कौन सा था, पीला, और अप्रभावी लक्षण था हरा। बीज का आकृति या आकार जो उसने लिया था वो कैसा था, गोलाकार और झुर्रीदार। अब हम देखते हैं आगे। तो कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड, दो करेक्टर मेंडल ने चूज किए थे। ध्यान कीजिए कौन से क्रोमोसोम नंबर पर था कलर ऑफ सीड, फर्स्ट क्रोमोसोम पर। शेप ऑफ सीड कौन से क्रोमोसोम नंबर पर था, 7th क्रोमोसोम नंबर पर था शेप ऑफ सीड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कलर ऑफ सीड उससे कौन सा लिया था, येलो और ग्रीन। येलो डोमिनेट है, ग्रीन रिसेसिव है, राउंड डोमिनेट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। तो येलो, राउंड और किसके बीच में क्रॉस कराया उसने, ग्रीन रिंकल्ड के बीच में। ये इसने पेरेंट्स लिए थे। यहां तक जब तक मैं रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं बताती तब तक मेल और फीमेल, चाहे तो इसको मेल ले लीजिए, चाहे तो इसको फीमेल ले लीजिए, या इसको फीमेल ले लीजिए, उसको मेल ले लीजिए, क्योंकि मेंडेलियन कैरेक्टर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर गैमेट क्या बनेगा, वायर, क्योंकि कोई भी हाइब्रिड नहीं है तो एक ही गैमेट बनेगा, वायर। F1 जनरेशन कौन सी आती है, YY RR। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट कैसे होते हैं, येलो एंड राउंड। सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, जब एक होमोजाइगस समयुग्मजी पीले गोल पादप का क्रॉस हरे झुर्रीदार पादप के साथ कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में कैसे पादप प्राप्त होंगे, सिंपल सा। सारे प्लांट्स F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, तो सभी पादप कैसे दिखाई दिए हैं, सभी पादप पीले और गोल दिखाई दिए हैं। अब हमें प्राप्त करनी है F2 जनरेशन। उसके लिए क्या कराया जाता है, F1 पीढ़ी में ही सेल्फिंग कराई जाती है। ये हमारी F1 जनरेशन है, इसी में हम सेल्फिंग कराएंगे और उसके लिए यूज करेंगे मेथड चेकर बोर्ड का, जो डेवलप किया था बेटसन और पुन्नेट ने, जो मैंने आपको कराकर बताया भी था। और याद रखिएगा इसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो जो होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। मैं आपको बताऊंगी 9 प्लांट उसको कैसे मिले थे, 9 प्लांट उसको कैसे मिले थे, येलो राउंड। 3 प्लांट्स कैसे मिले, येलो रिंकल्ड। 3 प्लांट कैसे मिले, ग्रीन राउंड। और 1 प्लांट कैसा मिला था, ग्रीन रिंकल्ड। और जीनोटाइपिक रेशियो जो आप याद रख लेंगे, जीनोटाइप है 12, 24, 12, 121। ऐसे याद है तो 12, 24, 12, 12, 1। पर सभी बच्चों ने याद किया है 12, 24, 12, 121। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 12, 24, 12, 121। हम बात करते हैं फिनोटाइप की। जब हम कंप्लीट क्रॉस कराएंगे तो कंप्लीट क्रॉस कराने के सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गैमेट। कितने गैमेट बनेंगे, कितने पेयर है इसके अंदर, मतलब 2 हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड है तो कितने गैमेट बनेंगे, 4। कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल Y, कैपिटल R, YR, YR और YR। अब देखिएगा येलो राउंड, हम फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रही हूं मैं, तो 9 कैसे मिले, येलो, राउंड। 3 कैसा मिला,
येलो, रिंकल्ड। 3 कैसा मिला? ग्रीन, राउंड। और 1 कैसा मिला? ग्रीन, रिंकल्ड। तो देखिए इससे हम कैसे प्रूव कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन से हमने क्या लिया था भाई? येलो राउंड लिया था हमने। पेरेंट्स में क्या लिया था? येलो राउंड। और हमने क्या लिया था? ग्रीन रिंकल्ड। ये हमें क्या मिले? न्यू कॉम्बिनेशन, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड। ये हमको क्या मिल गए? न्यू कॉम्बिनेशन। और न्यू कॉम्बिनेशन किसके कारण मिले? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। जो मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? कि हर जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। हर जीन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि ये जो येलो है ये हमेशा राउंड के साथ में ही जुड़े, या ग्रीन हमेशा रिंकल के साथ में जुड़े। ऐसा होता तो न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनते। इसका मतलब हर जीन का असॉर्टमेंट एक दूसरे से फ्री है, तभी तो हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो यही चीज मेंडल समझाता था। तो हम क्या समझे इससे? डाइहाइब्रिड क्रॉस से हमने कैसे प्रूव किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को? देखिए बेटा, एक चीज जो अभी मैंने आपको बताया, जीनोटिपिक नंबर 12, 24, 12, 121 डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ जीनोटाइप। अगर आपको लगाने हैं तो 3 की पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ जीन्स। कितने जीन लिए थे डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए? 2 कैरेक्टर्स की जीन ली हमने, शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड। तो 3 की पावर 2 क्या हो गया? 3 की पावर 2 9। कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस में? तो 9 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। और जो मेंडल का लास्ट लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस नियम को समझाने के लिए कौन से क्रॉस की आवश्यकता होती है? डाइहाइब्रिड क्रॉस की। बाकी नियम का सत्यापन हो गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, पर ये नियम किस पर बेस होता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस से। क्या कहता है ये नियम? One pair of gene does not affect the other pair। मतलब एक जोड़ी की जो जीन है वो दूसरी को इफेक्ट नहीं करती है, दूसरे जोड़े को इफेक्ट नहीं करती है। एंड बोथ सेपरेट इन ए इंडिपेंडेंट मैनर। और दोनों कैसी होती है? स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होती है, इसीलिए न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ये जो जीन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूं, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करने वाली जीन होती है वो किस पर होती है? डिफरेंट क्रोमोसोम पर। अगर जीन स्वतंत्र अपव्यन दर्शाती है तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पर पाई जाती है। अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर पाई जाएगी तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये किस पर पाई जाती है? डिफरेंट क्रोमोसोम पर। अगर एक ही क्रोमोसोम होगा तो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा लिंकेज। लिंक्ड जीन किस पर होती है? एक ही क्रोमोसोम पर। तो याद रखिएगा, एक्सेप्शन जो है वो इसका जो हम पढ़ेंगे वो है लिंकेज। तो लिंकेज किसका एक्सेप्शन है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली जीन है किस पर प्रेजेंट होती है? डिफरेंट क्रोमोसोम पर। अगर एक ही क्रोमोसोम पर हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी? लिंक्ड हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ ही जाएगी, लिंकेज हो जाएगा। आप लोग क्लास में बैठते हैं हॉल के अंदर, हॉल के अंदर अलग अलग बेंचे हैं, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पर है। अलग अलग बेंच है मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। अगर एक ही बेंच पर जो बच्चे हैं वो क्या शो करेंगे? लिंकेज।
वो आपस में क्या शो कर रहे हैं, लिंकेज को, वो नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ जा रहे हैं। तो ये चीजें दिमाग के अंदर ध्यान में रखना। हमने जो फर्स्ट पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें 2 एक्सेप्शन थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज, जिसको टर्म देने वाला साइंटिस्ट था मॉर्गन। और मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे, फ्रूट फ्लाई पर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर। क्वेश्चन आ चुका है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, फ्रूट फ्लाई पर क्यों किए, मेंडल ने पी पर किए थे, इसने ड्रोसोफिला पर किए। वही पॉइंट्स बेटा बहुत इजीली कल्टीवेट हो जाता है। फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर लाइफ साइकिल छोटी होती है, बहुत ज्यादा प्रोजेनिस की उत्पन्न हो जाती है। क्रोमोसोम नंबर आपको मालूम है 8 होते हैं, हैप्लॉइड नंबर 4 होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर का, फ्रूट फ्लाई का, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने और लिंकेज दिया था। तो आगे हम पढ़ते हैं लिंकेज।